सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि राम मंदिर जैसी बड़ी जो केस है इस देश में, उस केस में महाराष्ट्र से सिर्फ हम 2 वकील थे, एक गुणरत्न सदावर्ते साहब और मैं। कोर्ट ने उसमें सीबीआई का इंक्वायरी दिया। फिर उसके बाद इमीडिएट अनिल देशमुख ने उन्होंने मेरे नाम उस रेजिग्नेशन लेटर में डाला। ड्यू टू द जयश्री पाटिल्स पिटिशन आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द पोस्ट। क्या है, मुझे लगता है मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। ये बार बार अटैक होते रहते हैं। ऑलवेज हम कहीं जाते हैं तो कोई शाही फेंक, कोई पाउडर खुजली वाला डाल, कोई कुछ करो। ये देखो जब सोलापुर में हमारे पे अटैक हो गया था। जयश्री पाटिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बी ब्लंट। आज के सिस्टम में जैसे छोटा राजन को मुंबई ले आए, अबू सालिम को मुंबई ले आए, ओके, लेकिन हम अब लॉ की बात करें तो बहुत सारे केसेस में वो बरी हो चुके हैं। जैसे अबू सालिम बाहर आते हैं तो वो बॉडी बिल्डिंग जैसे पूरे दिखते हैं, जैसे नॉर्मल कैदी है वो बहुत बुरी हालत में है। तो इन लोगों को, गैंगस्टर्स को यहाँ ला के वो एड्रेस नहीं हो पा रहे, तो ये क्या जस्टिस डिले और जस्टिस डिनाई का एक देखो ऐसा नहीं है, जस्टिस डिले तो थोड़ा सा होता है, लेकिन इट इज डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। देखो कभी कभी इमीडिएट जस्टिस देने में क्या होता है कि दूसरे पे एडवर्स जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किसी के ऊपर दिए गए जस्टिस अगर गड़बड़ में दिया तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। इसलिए सोच समझ के जो है वो जस्टिस सब कुछ देखने के बाद दिया जाता है। लेकिन क्रिमिनोलॉजिस्ट और एक डॉक्टरेट होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं थोड़ा स्पीडी जस्टिस होना चाहिए। इतना नहीं कि इंसान मर जाए और बाद में उसका ऑर्डर आ जाए कि ये प्रॉपर्टी तेरे नाम पे हो गई है। इट्स वेरी वर्स्ट, इट इज़ बैड। समवेयर इट नीड्स to get the justice within the time, otherwise there is no justice. आपने पीएचडी किया है क्रिमिनोलॉजी पे, टेररिज्म एंड ह्यूमन राइट्स पे, वो भी एक ऐसे वक्त पे आपने पीएचडी किया है जब सोर्सेज रिसर्च के बहुत ज्यादा नहीं थे। तो इसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह से क्या क्या स्ट्रगल्स हुए? हाँ, मैंने 2000 में मेरा जो पीएचडी किया है रजिस्ट्रेशन, तो मुझे 3 साल लगे। तो मेरा ये पीएचडी जो है वो अंडरवर्ल्ड टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड ह्यूमन राइट्स। उस टाइम में इस टॉपिक पे पीएचडी करने वाला कोई भी नहीं था। आई वॉज द फर्स्ट कि ये टॉपिक सिलेक्ट किया। ये टॉपिक सिलेक्ट करने में ही बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि क्योंकि जब मैं ये टॉपिक सिलेक्ट करके एक ये थे मिनिस्टर थे, वो टॉपिक पे, क्योंकि पीएचडी उस टाइम, अभी बहुत सारे बच्चे पीएचडी कर जाते हैं, वहाँ गिने चुने लोग उस टाइम में पीएचडी किया करते थे जी। वैसे ऐसे कहीं भी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं रहते थे। तो ये टॉपिक डिस्कशन के लिए वो मुझे पेडनेकर साहब है, वो डीजी थे तब पसरीचा, उनके वहाँ लेके गए। तो उन्होंने, मैंने बोला अंडरवर्ल्ड कंट्रोल मुंबई, ऐसा मैं टॉपिक लेने वाली थी। तो उन्होंने बोला भाई ये कहाँ टॉपिक हो गया, ये टॉपिक मत लो, ये ऐसा टॉपिक मत लो, अंडरवर्ल्ड कहाँ कंट्रोल, हमारी नौकरी जाएगी। तो मैंने बोला भाई यहाँ तो 2 पैरेलल सिस्टम चल रहे हैं, क्योंकि तब अंडरवर्ल्ड का मतलब इम्पैक्ट था उस टाइम में, जब था मतलब एंडिंग टाइम था, लेकिन था। मैं बोला मैं प्रूव कर सकती हूँ सर। फिर मैंने मेरे गाइड के साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला, क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स में भी थोड़ा एक्टिव थी, और हमने फिर डिस्कस करके अंडरवर्ल्ड टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर क्यों लिया, क्योंकि उस टाइम में बॉम्ब ब्लास्ट भी बहुत हुआ करते थे। 93 में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, फिर उसके बाद अमेरिका में हुआ, और मेरा थीसिस कंप्लीट होने तक वो जो है यहाँ 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तो ये अंडरवर्ल्ड टेररिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म दोनों भी साथ साथ चल रहे थे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा जो मेरा पीएचडी का टॉपिक है उसको थोड़ा ब्रॉड करके ये अंडरवर्ल्ड टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड कनेक्टेड ह्यूमन राइट्स, ऐसा उसका टॉपिक लिया। तो कहाँ कहाँ जाना पड़ा रिसर्च के लिए, ऐसी कोई याद? क्योंकि उस टाइम कंप्यूटर का जमाना नहीं था ज़्यादा, और नहीं था। मतलब ऑनलाइन आप क्या है, बच्चों को नेट में डाल दिया जितना चाहे वो, आप तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी निकला है, बहुत सारे पन्ने तो अपने आप बन के आते हैं। लेकिन उस टाइम में इतना डिफिकल्ट था कि कोई इंटरनेट का कोई फैसिलिटी नहीं था, कहीं कहीं कोई कैफे रहता था, उधर भी बहुत डिफिकल्टी होती थी, और अंडरवर्ल्ड पे कोई मटेरियल नहीं था, क्रॉस बॉर्डर पे भी नहीं था। फिर बुक्स गिने चुने बुक्स थे। फिर मेरे पास अंडरवर्ल्ड का मैंने खुद लड़ा हुआ केस था,
अच्छा। मैंने छोटा राजन से मेरे साथ बहुत सारी बार बात हो गई, क्योंकि उनकी वाइफ जब जेल में थी तो वो बाहर से कहीं से पता नहीं मुझे, आई एम डोंट नो वेयर ही वाज, बट ही वाज यूज्ड टू कॉल मी ऑन फोन। तो लोकेशन बताते हैं कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। अच्छा, व्हाई शुड आई आस्क, माय क्लाइंट वाज इन जेल, somebody was, मैं बोला कोई भी बात करो भाई, बताओ मुझे क्या है आपका। तो उनके बारे लेकिन आपको कैसे कंफर्म हुआ वो छोटा राजन ही बोल रहा है? देखो, वाइफ के बारे में फोन करेगा, कोई क्राई करेगा, वो फोन पे रोएगा, अच्छा, रो भी पता चलेगा ना कि ये वही है। तो क्या केस था एग्जैक्टली वो? तो उनको जो है वो एक मामले में जो है वो जेल में डाला था, ह्यूमन राइट्स में केस था। तो मैंने वो केस चलाया और मैंने ऑर्डर इनके फेवर में लिया कि अंडरवर्ल्ड डॉन की वाइफ होना ये उसका कोई गलती नहीं है। इसका मतलब अगर कोई अंडरवर्ल्ड डॉन की कोई वाइफ है, इसका मतलब तुम भी उसको, जरूरी नहीं कि वो भी क्रिमिनल है और उसको पकड़ो और जेल में डालो, क्योंकि जिसका उसका ह्यूमन राइट्स होता है और उसके खिलाफ अगर कोई चार्जेस नहीं तो तुम उठाओ और अंडर डालो, ये इट इज वेरी रॉन्ग। तो मैंने उनके फेवर में ऑर्डर लिया था। फिर फोन आया था वापस थैंक यू का? आया था। अच्छा, क्या बोले कुछ तो बताओ, एक आध दो स्टेटमेंट। कुछ नहीं, थैंक यू मैडम, आपने हमारे, आपका मैं बहुत ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा। तो बोले नहीं कभी कोई जरूरत रहेगी तो मुझे बताइए? नहीं मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तब तो मेरे पास फोन भी नहीं था। हाँ, आई वाज वेरी यंग। उनका ही हाँ, कोई बंदा आ जाता था फोन लेके, मैडम बात करो, फोन आ रहा है। अच्छा, हाँ, तो मैं बात करती थी बस। अच्छा, बात बताइए कि जैसे अभी आप मराठा रिजर्वेशन के अगेंस्ट लड़ रही है, तो आप मनोज जरांगे पाटिल को कैसे देखती हो? मतलब डू यू थिंक व्हाट ही हैव नॉलेज एंड व्हाट हिज पॉइंट ऑफ व्यू? ठीक है, लड़ रहा है, एक लोगों की सिंपैथी उसके लिए लड़ रहा है। नॉलेज कहूँ तो नॉलेज में तो लेस आएगा, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। नॉलेज कम है, लेकिन एक बात तो सही है कि लोगों को एक इमोशनल तौर पे इकट्ठा करना ये भी बड़ी बात है। वो भी हम ये नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। अपना अपना स्ट्रगल है, वो अपना स्ट्रगल में भी उसको उतनी कानून की नॉलेज नहीं है, संविधान का अभ्यास नहीं है। उनको एक लोगों को इमोशनल करके एक जो साथ जोड़ के कुछ प्रेशर टेक्निक, जो शरद पवार है उनका तो हमेशा वही काम रहता है कि लोगों में फूट पाड़े, सिटीज़ में, देश में सब तरह जो है वो एकदम एटमॉस्फेयर ख़राब कर दे। ये जो है शरद पवार की हमेशा की प्रैक्टिस रही है और उसी का एक अपना तरीके से वो ऐसा कुछ चलाते हैं, उसी का एक भाग है। चलो वो चल रहा है, मुझे उनके लिए ऐसी कोई खास राय नहीं है। कि जैसे मराठा आंदोलन अभी वहाँ चालू है, जो भी हो रहा है उसमें होने वाले खर्चे और वो जो चीज़ें वहाँ आ रही है, जो फैसिलिटीज़ हो रही है, उस बारे में आप क्या कुछ टिप्पणी करेंगी या उस खर्चे के बारे में भी आप कोर्ट में सवाल करेंगी कि आखिर ये इतना पैसा कहाँ से इन्फ्लो हो रहा है? जब समाज ही गरीब है तो उसके आंदोलन में इतने पैसे कैसे? तो आप ही बताओ ना, कौन गरीब है? आपको तो पता होना चाहिए ना कि जब समाज गरीब है भाई, गरीब है तो तुम कहाँ से ला रहे हो? और जो सोशल हैंडीकैप होता है, जो सोशल मतलब मागास होता है, वो आदमी कभी किसी को मुंडी उठा के बात नहीं कर सकता है, गाली नहीं दे सकता है। ये मनोज जरांगे जो है वो तो मीडिया के सामने मुख्यमंत्री साहब को गाली देता है, उप मुख्यमंत्री साहब को उल्टी सीधी बात बोलता है। ये कहाँ से ताकत आ गई भाई? इसका मतलब तुम्हारी अभी तक तुम्हारे रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, ऐसे बोलते हैं ना जी। वो बात हो गई है, क्योंकि तुम्हारा वो जो बड़प्पन है ना, जो कि इस लोगों को दबा कुचला सोशल हैंडीकैप बनाने के लिए तुम लोगों ने जो किया वो तुम्हारे वर्तन से दिखता है। इसलिए तुम कभी भी सोशली हैंडीकैप नहीं हो सकते, सोशली मैगास नहीं हो सकते हो। ये जरंगे पाटिल जो है वो सब कुछ उसकी नोटंकी है ना, उसमें से सामने आ जाती है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में जब अब 10% का रिजर्वेशन जो है ऑलरेडी कॉल्ड हो गया है, तो ये क्या रिजर्वेशन आप पास होने दोगे या इसको कैसे चैलेंज करोगे? देखो, 10% का जो रिजर्वेशन है वो तो ऑलरेडी आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, इसको देने का सवाल ही नहीं आता है। नहीं तो फिर क्या ब्राह्मण है या कोई और जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं या फिर वो भी अदर इसके में की भी जो मेरिट्स है, वो क्या इस देश के नागरिक नहीं है क्या? क्या वो सीमा के पार से आए हुए हैं? इस देश में उनका कोई अस्तित्व नहीं है क्या? क्या उन्होंने देश छोड़ के इस देश के बाहर जाना चाहिए? आज अगर 70% रिजर्वेशन दिया दूसरों को, मतलब तुम्हारे पास क्या रहा है? इन लोगों के लिए तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ यहाँ पढ़ना लिखना और यहाँ पे खाली बैठना विदाउट एम्प्लॉयमेंट? ऐसा नहीं हो सकता है।
ऐसा अगर हो गया तो यहाँ उनको देश छोड़ के जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ये गलत है। तो रिजर्वेशन 50% के मोर नहीं हो सकता है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसीलिए 10% रिजर्वेशन कोर्ट में नहीं टिक सकता है। उसके बारे में हमने ऑलरेडी चैलेंज किया है। आपने जो सेकेंड अपनी पिटीशन डाली है, सो क्या वो जयश्री 2.0 का एक नया आगाज है? यस, ये पिटीशन जो है, जो पहली मेरी पिटीशन है जयश्री पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र, ये सारे देश में, हर एक स्टेट में, हर एक जगह पे एक मूलभूत कानून बन के छा गई है। और आपको बताओ एकदम आनंद की बात, आज मेरे पापा होते तो बहुत खुश होते हैं, आज मेरे नाम पे अमेंडमेंट आई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई है। तो ये मेरी उस केस की वजह से आई है, जो कि बहुत भाग्य लगता है ऐसे बड़े काम क्या अमेंडमेंट है वो? ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये रिजर्वेशन के बारे में है जी। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, जो जयश्री पाटिल की केस है सुप्रीम कोर्ट में, इसकी वजह से आया। मिशन अनिल देशमुख था क्या? ऐसा मिशन नहीं था। हाँ। देखो जैसे कि मैंने आपसे पहले मेरे खून में, मेरे फादर से मेरे खून में है, मुझे करप्शन पसंद नहीं है, कहीं भी मुझे करप्शन पसंद नहीं, अगर आप जानते हो जी। और जब ये 100 करोड़ का जो भ्रष्टाचार, उस टाइम के गृह मंत्री थे होम मिनिस्टर अनिल देशमुख जी, उनका जब मामला सामने आया तो ऐसा हो गया था कि कोई भी कंप्लेनेंट सामने नहीं है, कुछ भी नहीं, मैटर तो ऐसे ही रफा दफा हो रही थी। मैंने बोला भाई ये क्या चल रहा है, इतना बड़ा मामला है, अगर देश के रक्षक ही अगर देश के भक्षक होने लगे और करप्शन को अगर शिष्टाचार मानने लगे और इनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा है, तो एक जागरूक देशभक्त या एक सिटीजन होने के नाते मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है कि मैं इसमें इनिशिएटिव लूँ। नहीं तो मेरा एजुकेशन, जो मैं एक जंगल में, तुमको पता है मेरा गांव जंगल है और वहाँ मतलब इतने दूर मेरे रह के मेरे पापा ने मुझे जो पढ़ाई दिया, मुझे जितना एजुकेशन दिया, इतना फ्रीडम दिया, लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार, आज अगर आप देखोगे वहाँ की सिचुएशन, ट्राइबल्स की सिचुएशन बहुत वर्स्ट है। और ये जो लोग इतने बड़े पोस्ट पे रह के अगर ऐसा भ्रष्टाचार करते हैं तो उनके खिलाफ ज़रूर लड़ना चाहिए। इसलिए मैंने वो 100 करोड़ के करप्शन के खिलाफ मैंने कंप्लेंट दाखिल किया और मैंने खुद ही वो केस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चलाया और हर जगह में जीत गई। तो ये कैसे, मतलब ये चीज़ें कैसे जुड़ती गई? आप जैसी केस में गई तो ये चीज़ें आपके पास किस तरह से आती गई, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई गवाह या कोई सबूत जैसा कुछ मिल नहीं रहा था। देखो कैसा है, जब मैंने कंप्लेंट फाइल किया और मैंने जब हाई कोर्ट में मैटर फिनिश ही हो रहा था, समझो मैटर एंड हो रहा था, क्योंकि दूसरे सारे अदर वकील्स थे, उनके पास कोई भी कंप्लेनेंट नहीं था, मतलब लोकल स्टैंड ही नहीं थी। और सिर्फ जब एंड में मैं उठ के बोला कि मिलॉर्ड, तो उसके बाद जब मैंने बोला आई हैव द लोकल स्टैंडिंग बिकॉज आई हैव द फाइल एप्रोप्रिएट क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर अनिल देशमुख, तो उसके बाद कोर्ट को एकदम से फिर क्लिक हो गया, फिर कोर्ट डायरेक्ट अटेंशन मेरे पे गया, फिर कोर्ट ने मेरी कंप्लेंट देखी और फिर उसमें ईडी का, कोर्ट ने उसमें सीबीआई का इंक्वायरी दिया। फिर उसके बाद इमीडिएट अनिल देशमुख ने, उन्होंने मेरे नाम उस रेजिग्नेशन लेटर में डाला, ड्यू टू द जयश्री पाटिल्स पिटिशन आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द पोस्ट, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया फ्रॉम द पोस्ट। कुछ नहीं होता तो वो तो मुझे लगता है लड़ते थे ना, तो आपको इमीडिएट रिजाइन कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो भी एक्शंस हुए वो उसी का रेप्रिकेशन था? हाँ वो तो है। मैं जब लड़ाई लड़ रही थी इसकी तो मुझे बहुत सारे थ्रेट्स आ गए, मेरी इतनी सिक्योरिटी थी फिर भी मुझे थ्रेट्स बहुत आते रहे। और ठीक है, थ्रेट्स को मैं गिनती नहीं हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, किसी से भी नहीं डरती हूँ। और अगर तुम्हारे मन में हौसला है, अगर कुछ करने की जिद है, तो तुमको कोई नहीं रोक सकता। और ऐसी तरह से मैंने वो केस चलाया अनिल देशमुख का और आई गॉट सक्सेस इन माय केस। डरने की कोई बात नहीं है जहाँ हम सच्चाई है। जैसे शरद पवार जी के घर पे जो हमला हुआ था, उसके बाद जो है आप फरार थी, तब होम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया था कि जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जाएगा बिकॉज शी इज द मास्टरमाइंड। तो इस पे आपका क्या क्लियरेंस है? आखिर आप थी कहाँ पर? देखिए, जब ये जो शरद पवार के घर पे सो कार्ड उन्होंने जो हमला विमला बोला था, वो तो एक कष्टकरियों की अपनी अंदर का जो है
वो उनके ऊपर की नाराज़गी है वो थी। वहाँ हमला बमला ऐसे कोई बात नहीं थी। और सदावर्ती साहब को टारगेट करने के लिए जो है वो शरद पवार ने रची हुई उनकी चाल थी। और मुझे जो बोलते हैं अब्सकॉन्ड हो गया, फरार हो गया, मेरा नाम उन्होंने अनवांटेड उसमें डाला था। और मैं कहाँ थी? मैं तो यही थी जी। मैं हर जगह पे थी। सदावर्ते साहब को पूरे महाराष्ट्र में घुमा रहे थे, इस जेल से उस जेल, उस जेल से इस जेल। क्या मिला उनको? दूध का दूध पानी का पानी तो होता है ना। जो उस टाइम की जो सरकार थी शरद पवार की और जो उद्धव ठाकरे की, उनको तो पता चला ना कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और उनका जो मंसूबा था वो नाकामयाब हो गया। और मैं तो यहाँ पे थी, मैं कहीं फरार ही नहीं थी। मेरे घर में इतना सर्च किया, क्या मिला? कुछ नहीं। ये सब गलत बात है। और ये जो है अत्याचारी सरकार होता है, जो अन्यायी सरकार है, उनको कहीं ना कहीं उनकी औकात पता चली कि देखो सच्चाई के साथ लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे कि ये कहीं ना कहीं लोगों को दिखावा कर रहे थे कि जयश्री पाटिल है नहीं, जयश्री पाटिल लीडर है। लेकिन मैं तो मीडिया के सामने देखो, मेरी सारी मीडिया में मेरे तो स्टेटमेंट रेगुलर है। उन दिनों में रेगुलर में सदावर्ती के साहब की इधर उधर आसपास थी, मेरे बच्चे थे, एवरीवन था। तो ये गलत बात है। यू आर द पार्ट ऑफ राम मंदिर केस, है ना? मैं वन ऑफ द बिगेस्ट काउंसिल यू गाइस वर, यू एंड सदावर्ती सर, है ना? तो क्या अभी ऐसे और मुद्दे आपके पॉकेट में हैं? सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि राम मंदिर जैसी बड़ी जो केस है इस देश में, उस केस में महाराष्ट्र से सिर्फ हम 2 वकील थे, एक गुणरत्न सदावर्ते साहब और मैं। हम दोनों ने निर्मोही अखाड़ा के लिए वहाँ पे रिप्रेजेंट किया, जो कि ओरिजिनल पहले अयोध्या के मैटर में फर्स्ट लड़ने वाले थे। जबकि वो गिरा रहे थे ना, उस टाइम से वो लड़ रहे थे, तो उनके वकील हम रहे और हम वो केस जीत भी गए। हमें बहुत उसमें आनंद लगता है। मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया आपने कि जैसे अभी ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला आ रहा है, इवन काशी मथुरा का भी मामला ऐसे कुछ उठ रहा है, तो क्या आप फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान है आपके पॉकेट में? क्या आप देखो, हम प्लान करके तो कुछ करते नहीं हैं। हमें जहाँ जहाँ कुछ दिखता है और जहाँ ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ ज़रूरत है, तो वहाँ हम ज़रूर काम करते हैं। तो क्या लग रहा है हमें किसी ने प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी ने उसका टेंडर देने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने उसके लिए उकसाने की ज़रूरत नहीं। हम इनबिल्ड है, हम इनबिल्ड अपने आप सामने आ जाते हैं और वहाँ जंप मार देते हैं। जहाँ की संवैधानिक मामला हो, जहाँ की धर्म के रक्षा की मामला हो, वो हर जगह पे हम जो है वो सामने आ जाते हैं। 24/7 आप वॉच आइज में हो, तो कैसा फील होता है? देखो, मेरे आंखों के सामने हमेशा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है और मेरे आंखों के सामने हमेशा जो है मेरे फादर है। और मैं एक बहुत ही जंगल एरिया से आई हूँ, जो कि बोलते हैं नेक्स्ट लाइट एरिया से। मुझे डर नहीं लगता है। मैंने हमेशा मेरे गांव में गोलियों की आवाज़ भी सुनी है। हम डरते नहीं हैं। और जब अपना कोई विजन होता है, कोई एक अपना उद्देश्य होता है, तो उद्देश्य के लिए जान गई तो क्या फ़र्क पड़ता है। अपना ध्येय वो कंप्लीट होना ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे कोई मारने से 2 मिनट पहले मैं उसको मार दूंगी। आज की डेट में वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मुझे तो लगता है अभी वुमेन्स का ही एम्पावरमेंट आ जाएगा, क्योंकि वुमेन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। वुमेन्स आगे बढ़ रहे हैं। देखो, कहीं भी कॉर्पोरेट फील्ड लो, फिल्म लो, कुछ भी, कोई भी बिजनेस लो, सर्विसेज लो, हर जगह पे अभी वुमेन्स आगे हैं। एक वुमेन्स में एक इतनी सहनशीलता होती है, एक इतना अच्छी तरह से एक सब्जेक्ट को समझ सकती है और कंसंट्रेशन कर सकती है, डिवोशन कर सकती है और पूरे त्याग और समर्पण से अपना काम कर सकती है। वुमन अभी कभी पीछे नहीं रह सकती है। सिर्फ पहले टाइम वो अलग था जब वुमन को दबाया जाता था, लेकिन अब ऐसा है कि वुमन को दबाया तो भी वुमन दबेगी नहीं। अभी आज की नारी है वो आगे बढ़ेगी, और नारी है तो देश का जो विकास है वो डबल होगा। अपनी धुन में रहती हूँ, मैं भी तेरे जैसी हूँ। क्या ये फ्रेज आपके और सदावर्ती जी में सिमिलर बैठता है? क्योंकि यू बोथ आर सेम साइड ऑफ वन कॉइन। वैसा भी है और अपने अपनी सोच भी है, अपने अपने सब्जेक्ट्स भी है, अपने अपने मैटर्स भी है जो कि बहुत रेप्यूटेड मैटर है। उनके भी अपने कई मैटर है जो कि बहुत रेप्यूटेड है, मेरे भी कई मैटर है जो कि
बहुत ही सब तरफ रेपुटेड है। और एक दूसरे को सपोर्ट करना तो होता है, क्योंकि लड़ाई तो कानून से होती है, और लड़ाई जो होती है वो लॉ के प्रोटेक्शन के लिए होती है, इसलिए कई हद तक तुम बोल सकते हो ऐसा। कंट्रोवर्सी जो है वो दोनों की सेम साइड ही है कि दोनों भी चर्चा में कंट्रोवर्सी में होते ही होते हैं। कंट्रोवर्सी लोग करते हैं, हम तो सच्चाई के लिए लड़ते हैं। क्या बात मेरी लड़ाई तो करप्शन के खिलाफ है, चाहे फिर वो होम मिनिस्टर अनिल देशमुख हो या फिर कोई और हो। करप्शन इज करप्शन एंड दैट इज द कैंसर टू द नेशन। खाली समय में आप करते क्या हो, अगर खाली समय मिलता है तो? खाली तो बहुत मुश्किल है, सम टाइम मिलता है तो फैमिली के साथ हम जाते हैं घूमने। अच्छा। सारी फैमिली मिल के हम थोड़ा सा टाइम, यू, छोटी, जैन एंड हाँ, सदावत के मेरा साथ। जैन और मेरी यूना और सर, हम सब लोग घूमते हैं इधर उधर आसपास कहीं। आप और सदावर्ते सर कब मिले एंड सबसे पहले प्रपोज किसने किया? से मिला ऐसे कुछ नहीं है। मैं भी पहले से ही कॉलेज के टाइम से ही बहुत मतलब एक्टिव थी। जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे जी। जब मैं लॉ कर रही थी और साहब जो है वो उनका मेडिकल ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो कई सारे सवाल होते थे, कई सारे स्टूडेंट इश्यूज होते थे। तो यूनिवर्सिटी में हमारे बहुत सारे आंदोलन रहते थे, वो थे। तो यूनिवर्सिटी मतलब सारे स्टूडेंट तो एक जगह पे आते हैं जी। तो ऐसे भी मिलना हो गया। उसके बाद कई साल भर तो पता ही नहीं चला कि क्या है वो, कौन है, मैं कौन हूँ, ऐसे ही चलता रहा आगे किस्सा। तो वो इजहार कब हुआ? इजहार नहीं, एक दिन क्या हो गया, अचानक से वो मेरे घर पे बहुत सारे लोग लेके आ गए। अच्छा। पूरी पलटन, क्योंकि मिलना जुलना था। हाँ। मतलब ऐसा हम काफी समय हम मिलते जुलते थे, हाँ। साथ में बैठते थे, हाँ। लेकिन ऐसा पता नहीं था। हाँ। लेकिन एक दिन अचानक घर पे सारी की सारी फौज आ गई। हाँ। फिर पता चला कुछ तो गड़बड़ है। हाँ। फिर तो प्रपोज उन्होंने ही किया मैरिज के लिए। तो फिर आपने टाइम लिया थोड़ा सा, वो होता है ना एक औरत का अपना स्टाइल होता है यार, थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़ा सा स्वैग करते हैं उसके बाद, या डायरेक्ट आपने हाँ बोल दी? जहाँ सोच मिल जाती है, कई सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, हमारे ख्यालात मिलते हैं, एम होता है, एक दूसरे का एम्बिशन समझता है, तो इंसान को अपने आप लगता है कि कोई सच में ये अपना है, कोई इसके मतलब इसकी और लड़ाई और इसकी दिशा और अपनी दिशा एक है, ऐसा इंटरनल कहीं तो फीलिंग होती है। इतना ही है, बाकी क्या है। नो डाउट के ना आपके और सदावर्ते सर के पॉइंट ऑफ व्यू और आपके एम्बिशन इतने ज़्यादा सिमिलर है, मुझे नहीं लगता इतने ज़्यादा सिमिलैरिटी किसी कपल में होगी। ये शायद एक डेस्टाइन टू मीट ईच अदर हो सकता है, क्योंकि क्या है, देखिए मेरे फादर भी जो है वो तो फ्रीडम फाइटर, मेरे पापा डॉक्टर, फ्रीडम फाइटर, वेरी स्ट्रॉन्ग। माय मदर इज टीचर, शी इज वेरी गुड, वेरी क्यूट, बट माय फादर वाज वेरी डेंजर मैन। सो ये जीन्स वहीं से मिली है। जो जयश्री पाटिल जो द वुमेन दिखती है स्क्रीन पे, करेक्ट, क्योंकि शायद वो आपकी जो ऑरा है जो मैं स्क्रीन पे देखता हूँ, आप जो डट के चीजों को बोलती है, शायद वही आपके जो कैरेक्टर को, आपके जो ब्रेवरी को एक इंटीरियर में इंडिया में बैठी हुई जयश्री देखेगी तो वो भी बाहर आएगी धाड़स लेकर। हाँ सही है। मेरे पापा ने पहले ही कहा था, मेरे फादर ने, कि देखो बेटा, सबसे पहले तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे करियर के साथ करो। ओ, जबकि मेरा गांव बहुत ही छोटा सा गांव है जी, जहाँ की शाम में 4 बजे के बाद अभी भी बस नहीं है जी, और उस गांव में सिर्फ 10th तक एजुकेशन था जी। उसके बाद मेरे फादर ने मुझे सिटी में पढ़ने को डाला। हमें सुबह उठ के 6 o'clock बस पकड़ना, वहाँ जाना, अप डाउन करना पड़ता था बहुत लंबा, कभी कोई क्लासेस मिस हो जाती थी। बहुत जंगल का एरिया था, एकदम डेंजर एरिया था, जहाँ की नेक्स्ट लाइट एरिया यूकन से। तो मेरे फादर ने बोला था, सब लोग बोलते थे, मेरे क्लास के सारे बच्चों की तो शादी भी कर दिया था जी। मेरे फादर ने बोला कुछ भी हो जाए मैं इसको पढ़ाऊंगा, ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा ही है। और उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि बेटा देखो, हम इतने स्ट्रगल करके पढ़ रहे हैं, अपना एम ध्यान में रखना हमेशा, और हमारी ज़िंदगी है सिर्फ अपने लिए जीने के लिए नहीं होती है। तुम इस गांव से अगर तुम कुछ करोगी तो तुम देश के लिए कुछ कर सकती हो, और तुम्हारा ये ड्यूटी है। तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे पढ़ाया, फ्रीडम बहुत दिया, कभी किसी चीज़ पे रोक नहीं लगाया। वैसे मैं भी पढ़ती गई, हमेशा टॉपर आती गई, और फिर ग्रेजुएशन के बाद लॉ किया, लॉ के बाद फिर डॉक्टरेट किया, LLM किया, PhD किया, और ये सब करते 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 खुद डेवलप हो गए, अपना सोच बन गई एक अपनी। तो आज मिस करते हो आप अपने फादर को? बहुत ज़्यादा,
ऐसे कभी याद आती है कि आज होते तो वो मुझे कहीं ना कहीं सजेशन देते, या आज ये चीज़ों को देख के कि भले कंट्रोवर्सी में है या भले अंडर थ्रेट है, बट मेरी बेटी जो है ही इज़ फॉलोइंग माय फुटस्टेप, ऐसा लगता है आपको? वो तो उनका तो ख्याल ऐसा था कि उसको कोई सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं मुझे। कभी मैंने फ़ोन भी किया, पापा आई मीन सम डिफ़िकल्टी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं, मुझे पता है तुम कर लोगी, ऐसा बोलते क्योंकि उन्होंने भी अपने वक्त में देश के लिए 2 गोलियां खाई थी। हाँ, और आज अगर वो देखते कि मेरी बेटी भी सेम पाथ पे है, तो क्या उनको इस मोमेंट के लिए मिस करती हो आप? बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और उन्होंने भी अभी मराठा रिजर्वेशन, सच बोलूँ तो उन्होंने ही चैलेंज किया था। ही वॉज द फर्स्ट पिटिशनर ऑफ मराठा रिजर्वेशन। और उन्होंने मुझे बोला था, बेटा मैं रहूँ या नहीं रहूँ, लेकिन मेरे बाद भी ये लड़ाई है जो कि रिजर्वेशन के खिलाफ चल रही है, तो ये लड़ाई जो है आगे बढ़नी चाहिए। क्योंकि जो ये लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई है, देश के कई सारे करोड़ों लोगों की लड़ाई है, जिनके ऊपर अब तक बहुत सारा अत्याचार अन्याय हुआ है। और अगर तुम इसमें लड़ोगे तो कई मतलब लाखों करोड़ों, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं तो इंडिया के सारे लोगों को न्याय मिलेगा। क्योंकि ओपन कैटेगरी के राइट्स की कोई बात ही नहीं करता है, रिजर्वेशन की कोई बात ही नहीं करता है। अगर 100% में से अगर 70% रिजर्वेशन के लिए चला जाएगा, तो अगर 100 डिजर्विंग डॉक्टर्स है और उनके लिए 20 सीट है, तो बाकी 80 डॉक्टर्स कहाँ जाएंगे? वही तो है ना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही कहा था कि अगर 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन होता है तो वो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब देश में गुणवत्ता भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितना कि डाउन ट्रोडन, जो कि सामाजिक विकलांग हम बोलते हैं, सामाजिक तौर पे मागास जो लोग होते हैं, उनको ऊपर लाना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी जो है वो ओपन के जो मेरिट के सीट है वो होते हैं। क्योंकि मेरिट के जो सीट होते हैं वो देश को आगे बढ़ाने के लिए काम आते हैं। देश को इस इंटरनेशनल लेवल पे एक देश की गनीमा तैयार करने के लिए, एक यू कैन से स्पेस साइंस, यू कैन से डिफरेंट साइंटिस्ट, वहाँ पे ये लोग जो है वो ज़रूरी होते हैं। और इसीलिए 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा उनका कहना था और मेरा भी वही मानना है। और इसलिए हमारी ऐसी लड़ाई है कि जो रिजर्वेशन है, सही में कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं कहा था कि ये रिजर्वेशन कायम हमेशा के लिए रहे, हमेशा के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं। जब तुम्हारा सामाजिक स्तर एक बराबर का हो जाएगा, क्योंकि हजारों साल का एक तरफ सोशल हैंडीकैपनेस था और यहाँ पे एक तरह जो है वो एक समाज है वो एकदम टॉप पे था, तो कहीं ना कहीं इक्वल लाने के लिए रिजर्वेशन ज़रूरी है। लेकिन जिसको रिजर्वेशन लगता है, जो सोशल हैंडीकैप है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर बाप दादाओं के पास ज़मीन थी 100 एकड़, तुम कुछ नहीं करे, बैठा सोया खाया पिया और फिर गरीब हो गए तो तुमको रिजर्वेशन मिले। ये रिजर्वेशन का कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती है। रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल हैंडीकैप के लिए होती है, सामाजिक विकलांग के लिए होती है। और बाबा साहब ने बोला भी था कि जिस दिन इक्वालिटी हो जाएगी, रिजर्वेशन को अबॉलिश कर दिया जाएगा। सही है। जिसकी बात आज कोई भी नहीं करता है। वही तो हमारी लड़ाई है कि जिसको रिजर्वेशन, जो सोशल हैंडीकैप है, उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। मैंने बीच में कहीं पढ़ा था कि आपने अपनी सिक्योरिटी वापस कर दी थी, फिर आपकी सिक्योरिटी पीछा करने लगी, फिर फाइनली आपने, क्या किस्सा क्या है ये पूरा सिक्योरिटी का? हाँ क्या है, मुझे लगता है मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। क्या है ना, लेकिन ये बार बार अटैक होते रहते हैं। ऑलवेज हम कहीं जाते हैं तो कोई शाही फेंक, कोई पाउडर खुजली वाला डाल, कोई कुछ करो। ये देखो, जब हाँ सोलापुर में हमारे पे अटैक हो गया था तो वो पाउडर डाला था, कुछ थोड़ा सा भी गया, चला गया पूरा। लेकिन ये सब कुछ होता है, कभी कभी ऐसे हमले होते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों का नुकसान कर दिया जाता है, गाड़ियाँ तोड़ दिया जाते हैं। मेरे अभी बड़ी गाड़ी जो है वो भी जो इम्पोर्टेड है उसको भी तोड़ दिया, मेरी दूसरी फॉर्च्यूनर उसको भी कंप्लीट तोड़ दिया। ये तो मेरी सिक्योरिटी होते हुए भी तोड़ दिया। ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए सिक्योरिटी आते रहती है। तो आप इसीलिए सिक्योरिटी से भागती भी थी? पहले भागती थी, अभी लगता है कि ठीक है चलो, ये सरकार का भी तो एक कोऑपरेट करना अपना काम है। सो मैम, जब सदावर्ते सर जेल में थे तो यहाँ फैमिली कितना डिस्टर्ब थी? योर स्मॉल किड, आपके पास बहुत छोटी सी बच्ची थी जो आप उसको दूध पिला रहे थे और वो सारी परेशानियां। देखो, मेरी फैमिली इतनी स्ट्रांग है, उसके अंदर जीन्स है। मेरी जैन जो कि नेशनल ब्रेवरी अवार्ड है, यू डोंट इमेजिन, बोल रही थी पापा तुम्हारी लड़ाई जो है वो सच्चाई के
साथ वाली लड़ाई है। और पापा तुम चिंता मत करो, तुम कोई भी जेल में जाओ, मैं आऊँगी तुमको छुड़ा लूँगी। डोंट वरी पापा, तुम किसी की चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी फैमिली का कोई टेंशन हमें नहीं था, क्योंकि माई फैमिली इज स्टैंडिंग ऑन हर। हाँ ठीक है, मेरे बच्चे जैन थी 7th 8th स्टैंडर्ड में, बट शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इवन आपकी जो छोटी सी बच्ची जो गोद में थी, शी वॉज द वेरी मच पार्ट ऑफ योर स्ट्रगल। शी वॉज विथ मी इन दैट स्ट्रगल। ना स्ट्रगल तो था। देखो, कोई अगर अपने पे अत्याचार कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, हमें जानबूझ के अगर टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा छोटा बच्चा स्ट्रगल होता है ना। क्योंकि पुलिस स्टेशन में आपने देखा होगा, मेरे साथ मेरा बच्चा है, और वैसे भी हम कहीं भी जाएंगे तो हमारी फैमिली ऑलवेज ऑलवेज हम सब लोग साथ में रहते हैं। तो उस टाइम में भी मेरी छोटी बच्ची जो है वो साथ थी। ठीक है, उसने भी स्ट्रगल के दिन देखे, उसी स्ट्रगल से वो और स्ट्रांग हो जाएगी, मुझे उसका कोई गम नहीं है। लेकिन ये है, हमने उस दिनों में फैमिली ने जो भी कुछ सहा है, उससे ज़्यादा लोगों को न्याय मिला, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैम मैं आऊँगा रैपिड फायर राउंड की तरफ। व्हाट इज योर हॉबी? माई हॉबी इज़ टू रीड एंड टू ट्रैवल। दोनों में से एक अगर आपको चूज करना पड़ा तो क्या चूज करोगे, टेनिस कोर्ट या लीगल कोर्ट? लीगल कोर्ट। इन लोगों का नाम लूंगा, कुछ लोगों का, आपका एक लाइन में कमेंट। एकनाथ शिंदे, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। शरद पवार, अनिल देशमुख, गिनती में नहीं। एंड जरांगी पाटिल। प्यादा है मोरा। किसका? शरद पवार। जयश्री जी कभी फ्री में केस लड़ी है? मेनी टाइम, लेकिन सबसे महंगी वकील हूँ मैं। जब प्रोफेशनलिटी पे हूँ तो बहुत महंगी वकील हूँ, लेकिन जब मेरे दिल को लग जाती है कोई बात, तो मैं वो प्रोफेशन नहीं सोचती हूँ, ना फीस सोचती हूँ। बस मैं उसका हेल्प करना, मैं उतना ही जानती हूँ, और मैं कोई फीस नहीं चार्ज करती हूँ। चाहे 1, 2, 3 या 1000 पीपल्स हो, ग्रुप्स मैटर हो या कुछ भी हो, उसके लिए मैं पैसा नहीं लेती हूँ। जब मेरे मन के अंदर बात जाती है, मुझे दिखता है, तब मैं फीस नहीं लेती हूँ। अदरवाइज प्रोफेशनली आई एम वेरी कॉस्टली लॉयर। हु इज बेटर पॉलिटिशियन, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे? मुझे तो कोई भी नहीं लगता। अब तक का आपको सबसे वर्स्ट धमकी या ट्रोल कौन सा हुआ है जो आपको याद है? इतनी डर्टी लैंग्वेज आती है, या फिर कहीं कुछ आता है। तो ये सब फोन पे आते हैं या फोन पे मैसेज आते हैं, सामने आते हैं, गाड़ी से चलते चले जेस्चर भी किया जाता है जी? जैसे डिफरेंट टाइप के आते हैं, लेकिन वो धमकी को मैं धमकी मानती नहीं हूँ। तो मुझे तो ऐसे ट्रोलर्स और हेटर्स के लिए मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? संविधान का पढ़ाई करो, संविधान पढ़ो, मेरिट पे ध्यान दो, क्योंकि मेरी लड़ाई किसी भी समाज के खिलाफ नहीं है, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। मेरी जो लड़ाई है वो संविधान की लड़ाई है। देश में गुणवत्ता और देश का दर्जा, ये मातृभूमि जो भारत माता है, इसका संवर्धन और इसका विकास होना चाहिए, और दुनिया में ये देश जो है वो एक टॉप पे जाना चाहिए। इसके लिए लड़ाई है। इसलिए किसी ने पर्सनली ना लेते हुए खुद मेरिट में आ जाओ, मेरिट धारण करो और संविधान के लिए लड़ो, ये मेरा कहना है। सो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाली, ट्राइबल से मुंबई तक का ट्रैवल करके अपनी पहचान बनाने वाली जयश्री पाटिल के साथ बात करके बहुत मजा आया। इट्स ऑनर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। यस, थैंक यू।